कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, पर क्या हर बार आंखों देखा सच होता है? झूठ एक ऐसा बहरूपिया है जो इंसान के सामने सच होने के नए नए ढोंग रचता है। इसी झूठ को सच मानकर कई लोग एक ऐसी राह पर चल पड़ते हैं जिसका अंत अक्सर जघन्य अपराध होता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में, जहां हम देश के अलग अलग शहरों और गांवों से ऐसे हैरतअंगेज केसेस देखेंगे जिसने सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक इंसान हैवानियत के किस हद तक जा सकता है। आज के इस केस में किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या छलावा। अरे कोई नहीं, भिखारी है, दो चमाट मारूंगा भाग जाएगी। कौन है यहाँ? उस भूत को हम लोगों ने यहीं पे देखा सर। मैं और मेरा दोस्त अयाज, हम दोनों स्कूटी से घूम रहे थे सर। ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ, ना कोई भूत है। सर मैंने लाइव वीडियो बनाया था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ऐसे हजारों वीडियो दिखा सकता हूँ नेट पे। वो भूत यहीं पे थी सर। वो यहाँ थी तो अब कहाँ है? कौन हो तुम? जवाब दो। उसका दोस्त अयाज कहाँ है? उसे मैंने मार दिया। बॉडी कहाँ है? खा गई मैं। प्रकाश, मैंने पूरी फाइल स्टडी की है। परेश ने बहुत गड़बड़ कर रखी है। हमें उसे इस फ्रॉड में इससे हमारी कंपनी की इमेज बहुत डैमेज हो सकती है। ये काम करते हैं, इसे फिर से ऑडिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हाय खुशबू, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। डिनर एंजॉय करना। बाय बाय प्रकाश, सी यू टुमारो। खुशबू, थोड़ा अर्जेंट है, मुझे आधा घंटा देना। तुम एक काम करो, तब तक ये तुम्हारी जमीन को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के पेपर्स हैं, ये साइन कर देना है। बस आधा घंटा। प्रियंका, तुम ये कंपनी छोड़ दो। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? मैं इस कंपनी की कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, बिजनेस पार्टनर हूँ प्रकाश की, और वो भी बराबर की। देखो, मेरे नाम पर कुछ जमीन है, 50 लाख तक बिक जाएगी। उससे मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर दूंगी। सबको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। 95 लैक्स, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट। और वैसे भी तुम अगर पूरे पैसे दे भी दोगी ना, तो भी प्रकाश मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मेरी और मेरे जैसे टैलेंट की जरूरत है, मुझ जैसी बिजनेस पार्टनर की जरूरत है। हाँ, अगर तुम पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट होती तो उसे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम एक काम करो, घर जाओ, किचन संभालो। स्टॉप। आई होप तुम उसे बिस्तर में तो दोबारा ये बकवास की ना, तो तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू वापस जाने लायक नहीं रहेगी। तुझ जैसे लड़कियों से अपने पति को कैसे दूर रखना है ना, मुझे अच्छे से पता है। समझ में आया? 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते हैं तेरे पास। इस कंपनी और मेरे पति को छोड़कर चली जा, वरना तेरा वो हाल करूंगी और ऐसी जगह पहुंचाऊंगी ना, वापस लौट कर नहीं आ पाएगी। आगे मत बढ़ना। कोई है, प्लीज कोई है, कोई है।
इंसान नहीं है वो। कल रात मैंने उसका असली चेहरा देखा। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये क्या तू कुछ भी बात करी जा रही है? ऐसा कुछ होता है क्या? अरे कैसे नहीं होता है? अपने ही घर की चौखट पर मैं गिर गई। आज तक इतने सालों में कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ, अंदर तो माता जी की मूर्ति है, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाई। सही कह रही है तो। एक महीना पहले बिरजू और प्रकाश का झगड़ा हुआ था, याद है ना? हाँ। तो बिरजू बीमार नहीं पड़ गया था? वही तो आप समझ नहीं रहे। हमें सरपंच जी से बात करनी पड़ेगी। प्रियंका, ये इतनी बारिश में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम फोन पे नहीं बता सकती हो? प्रकाश मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। वो मुझे बाहर डालेगी। वो मुझे मार डालेगी। वहाँ कोई भी नहीं है। नहीं, वहाँ देखो, वो मुझे मार डालेगी। कोई नहीं है वहाँ। और कौन मार डालेगी तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? कुछ मुझे मार डालेगी। प्रियंका, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? देखो, एक काम करो, तुम घर जाओ, हम कल बात करते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो। प्रकाश प्लीज। प्रियंका, अपने आप को संभालो तुम। कोई नहीं है वहां पर। चलो एक काम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके, कम आओ, संभाल के। आओ। ये पीसीआर से पता करवाओ कॉल किसने किया था। यस सर। सुनीता, 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 उठो। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। सर, विक्टिम की बॉडी से सारी ज्वेलरी गायब थी। सर, माता के सिंदूर से पता चला कि मैरिड थी। कोई आइडेंटिफिकेशन या एविडेंस? नहीं सर, पर इसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दी, जल्दी पता चल जाएगा। काफी स्ट्रगल किया इसने। सर, मल्टीपल स्टैबिंग है, ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई होगी। प्लीज मुझे जान दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे छोड़ दो प्लीज। इसके हाथ में एक टैटू है। और सर ये देखिए, इसकी कलाई पर एक अजीब सा मार्क्स है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये टैटू इसकी पहचान करवा सकता है। आसपास के एरिया को अच्छी तरह फिर से चेक करो। एक छोटा सा क्लू भी हमारे लिए ब्रह्मास्त्र होगा। ये लो और दफा हो जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना और कॉल मत करना मुझे। अरे नाराज क्यों हो रही हो पूजा? ये पैसा वैसा तो एक बहाना है। असल बात यह है कि मैं तुझे देखना चाहता था। हाथ मत लगाना आइंदा मुझे। तुम्हारी कर्जदार थी इसलिए यहाँ आई हूँ। अपनी औकात में रहो। जानते हो ना किस घर में शादी हुई है मेरी? एक शोर मचाऊंगी तुम्हारा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, समझे तुम?
लगता है तुम एक अच्छी माँ बन सकती हो। नहीं मतलब 3 साल हो गए हमारी शादी को, मुझे लगता है हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। पूजा, मेरा चश्मा लाना जरा। हाँ पापा, अभी आई। मैं जाती हूँ। मैं देता हूँ, तुम आराम करो। सर ये पूजा अपने हस्बैंड हर्ष शर्मा और ससुर गोपाल शर्मा के साथ रहती है। उसका ससुर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान है। रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया था जिसे अब हर्ष संभाल रहा है। सर बाप और बेटे बिजनेस में अच्छे हैं पर वैसे उन्हें कोई पसंद नहीं करता। और सर कल करवा चौथ था जिसका सामान लेने पूजा घर से बाहर निकली थी, फिर वापस नहीं आई। पूजा के मायके वालों के बारे में कुछ पता चला है? नहीं सर, हर्ष बात करने की हालत में नहीं है और ससुर को भी ज्यादा कुछ पता नहीं क्योंकि हर्ष और पूजा ने भागकर शादी की थी। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है और डॉक्टर ने बताया कि मल्टीपल स्टैबिंग की वजह से डेथ हुई। पूजा एक सशक्त महिला थी जो किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती थी। फिर कौन पूजा से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया? क्या लोगों की सहायता करने का उसका आदर्श उसकी मौत का कारण बना या फिर किसी और के कर्मों की सजा पूजा को मिली? 100 बार बोल, 100 बार। मैं दूध वाली की तरफ दोबारा नहीं देखूंगी। बोल। मैं दूध वाली की तरफ दोबारा नहीं देखूंगी। क्या है? अपनी बीवी को मारते हो? हटो। अरे इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? चलो मक्का चल। ए रुक, वो कहीं नहीं जाएगी। दूसरों के मसलों में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना तुझे? पछताएगी एक दिन। ए जगह देख, औकात में रह के बात कर। जानता नहीं किसके घर की बहू है? ठीक है इसे तो तू 1000 दफा समझाया तुम्हें कि दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाया कर। अरे पर पापा, अगर हर कोई अपनी सेफ्टी पहले सोचेगा तो दूसरों की मदद कौन करेगा? ये नेतागिरी वाला भाषण बंद करो, चुपचाप घर चलो। और तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। खुद सर बुढ़ा जो बहू पर नहीं चला हम पर रोप झाड़ रहा है। औरत नहीं है सरपंच जी, इसे यहाँ से निकालने में ही गांव की भलाई है। इस ललिता की बातों में मत आओ। ये तो इसलिए बोलती है ताकि। अरे चुप, वो तो माता रानी की कृपा है मुझ पर, इसलिए मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, वरना कोशिश तो इसने पूरी की, लेकिन किस्मत कब तक साथ देगी हमारा? सबको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। इस ललिता को मुझसे कोई तकलीफ है, इसलिए हर बार ये मेरे साथ। शांत रहे, तू गांव के लिए कितनी खतरनाक है ना, सबको पता है। क्यों भाई लोगों? हाँ खतरनाक है, ये खतरनाक है, सबके लिए बहुत खतरनाक है, गांव के लिए, सबके लिए शांत हो खतरनाक जा। है। प्रकाश, तुम्हें हवन के लिए दान देना पड़ेगा, या फिर अपनी बीवी को लेके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, या तो हवन करवा के इसका शुद्धिकरण करवाओ। हम कोई दान नहीं देंगे। प्रकाश चलो यहाँ से। चलो। अरे रुको रुको रुको, कहाँ से जा रहे हो? रुको रुको रुको, कहाँ से हो गए? शांत हो जाओ। प्रकाश, बिना उपाय यहाँ से नहीं निकल सकते। साक्षी जल्दी चल। छोटी माम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पर यहाँ से बहुत दूर। ये कैसा एग्रीमेंट है? हाँ, ये वो पेपर नहीं है जो मैंने पढ़े थे। दानिश भाई क्या हो गया? इस पे साइन तो आपके ही है ना? साइन मेरे हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं है जिसको पढ़ के हमारी डील हुई थी। अच्छा दानिश भाई आप प्लीज बैठिए, बात करते हैं ना, बैठ के बात करते हैं। देखो दानिश भाई कैसा है ना कि आप पढ़े लिखे बिजनेसमैन आदमी हो, आपने इस पेपर पे साइन करने से पहले एग्रीमेंट तो पढ़ा ही होगा ना? अरे नहीं पढ़ा, क्योंकि भरोसा करता था। और रही बात मेरी जमीन हथियाने की, वो तो ना तेरी औकात है ना उस कमलेश की। जमीन तो मैं अपनी लेकर आऊंगा, तुम दोनों बस अपनी जान बचाओ।
अरे दानिश भाई क्या क्या हो गया आपको? कैसे? चुप। हेलो कमलेश भाई। अरे यार ये दानिश तो बड़ी उल्टी खोपड़ी का इंसान निकला यार। भाई उसकी जमीन वापस करो उसको, उसके साथ नहीं डील करना है मुझे। हेलो 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 कमलेश भाई, हेलो हेलो हेलो। सर मैंने पूजा, हर्ष और गोपाल तीनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। हर्ष और गोपाल के कॉल डिटेल्स में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पूजा को पिछले 3 महीने तक शहर के अलग अलग पीसीओ से रैंडम कॉल आ रहे थे। सारे पीसीओ चेक करवाओ, पता करो कौन कॉल कर रहा था और वो 3 महीने पहले अचानक आने बंद क्यों हो गए। जी सर। रजत, ये सिक्का घोर प्रकोप की निशानी है। तुम पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। गुरुजी, इस विपदा से निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूछता हूं। रजत, तुम पर ग्रहों की बुरी दशा चल रही है। हर गुरुवार पीपल के पेड़ के नीचे 2 घंटे बैठकर जाप करना और उसके बाद जो पहला बुजुर्ग आदमी मिलेगा उसे 2.5 रोटी खिला देना। याद रहे, 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2.5 रोटी खिलानी है और थोड़ा हलवा भी खिला देना उसे। सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, हम चलते हैं, कृपा बनाए रखिए। कल्याण मस्त, सबका कल्याण होगा। कर रही है तुम पापा के कमरे में? बाथरूम में निकल गए तो? अरे नहीं आएंगे, उन्हें 20 से 25 मिनट लगते हैं। और मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि उनके बॉक्स में है क्या और कहाँ रखा है उन्होंने वो। बॉक्स मतलब वो जादू की पेटी? तुम्हारा दिमाग खराब है, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दिखेगा उसमें। तुम भी ना पापा की तरह बात कर रहे हो। अरे अगर वो बॉक्स हमारे सामने होगा तो उसमें क्या हम देख नहीं पाएंगे क्या? और वैसे भी पापा की दुकान अंधभक्तों से चलती है और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो वो नहीं हूँ। नास्तिक हो तुम। पूजा, पापा की चाय ठंडी हो रही है, गर्म करके लो और नाश्ता भी लेना। जाओ जाओ। हर्ष, लगाम लगा अपनी बीवी को, बड़ी चंचल हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो प्रकोप होगा। एक काम कर, उससे बचने के लिए हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में 11 रुपए का चढ़ावा चढ़ा देना। सब ठीक हो जाएगा। सफलता मिलेगी, विफलता नहीं मिलेगी। पापा, सफलता ये सब करने से नहीं मिलती है, सफलता मेहनत करने से मिलती है। आप नाश्ता कर लीजिएगा, मैं शाम को आने के टाइम आपकी दवाई लेके आऊंगा।
उनका अपने वॉशरूम में मरी हुई पाई गई है। खुशबू, क्यों किया तुमने ऐसा? खुशबू, मैं पूछ रहा हूं, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं मारा, यहाँ थी मैं, कैसे मारूंगी उसे? हाँ, तुमने धमकी दी थी प्रियंका को, और ललिता भी कह रही मैं झूठ नहीं बोलती, तुम्हारे सामने घर पर थी, कैसे मारूंगी उस प्रियंका को? हाँ, इंसान हूं मैं, तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? सर, पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से हुई थी। मैंने उसके घर की चाकू को फॉरेंसिक को भेज दिया टेस्ट करने के लिए। उस जगत का कुछ पता चला? सर, अरेस्ट होने के एक हफ्ते बाद उसे बेल मिल गई थी और मोहल्ले वाले के दबाव में आकर उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। तो क्या जगत हो सकता है? पूजा की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, उसकी बीवी घर छोड़ के चली गई, उसे मोहल्ला भी छोड़ना पड़ा। काफी चोट खाया हुआ लग रहा है। सर, पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था। जब मैंने जगत की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वो पूजा के मर्डर के वक्त अपने ऑफिस में था। मैनेजर ने भी कंफर्म किया है। ये भी तो हो सकता है कि उसने सुपारी दी हो। लेकिन सर, जगत के सीडीआर में ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम सामने नहीं आया। कुछ तो है जो अब तक हमारी आंखों से बच रहा है। मल्टीपल स्टैबिंग है। मॉर्निंग वॉक के वक्त कोई मर्डर करके चला गया और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सर, ये देखिए, इनकी कलाई पर 2 निशान। ऐसे निशान पूजा की बॉडी पर भी था ना? हाँ सर, लेकिन पूजा की कलाई पर सिर्फ एक ब्लैक लाइन थी और इनकी कलाई पर 2 है। क्या कनेक्शन हो सकता है? पहले पूजा फिर गोपाल, ये गुत्थी तो सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूजा का मर्डर गोपाल के लिए वार्निंग था और गोपाल फिर भी नहीं माना, इसलिए उसका भी मर्डर कर दिया गया हो? या सर, ऐसा भी हो सकता है कि पूजा और गोपाल या फिर गोपाल की पूरी फैमिली किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से इन दोनों की हत्या हुई हो। और अगर ऐसा है तो हर्ष की जान को भी खतरा हो सकता है। नाइक, तुम एक काम करो, तुम हर्ष के पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो हर्ष हमसे छिपा रहा है। और एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में हर्ष के घर के पास तैनात करो। जी सर। बाबू ला रहा है तेरे को, चल मेरे साथ। और ज्यादा नोटंकी करेगी ना, यहीं पे छील दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको पैसे दे दूंगी, आपको जितने चाहिए पैसे दे दूंगी। अच्छा, कहाँ से लाएगी पैसा? कहीं से भी लाऊंगी, कुछ भी करूंगी, पर आपको पैसे दे दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। 5 लाख। ठीक है, पर मैं दे दूंगी, पर मुझे वक्त लगेगा। चलो, ये हो गई जान बख्शने की कीमत। अब यहाँ से भागने का भी पैसा लगेगा ना। देखो पूजा, मुझे ना जबरदस्ती पसंद नहीं है। मर्जी से मेरे साथ चलो और मुझे खुश कर दो। और अगर नहीं मानी ना तो सीधा बेच दूंगा, रोकड़ा मिलेगा मेरे को। ठीक है, लेकिन साथ साथ साक्षी की भी मदद करनी होगी। कुछ सिखाया था ना, सब कुछ सिखाया था ना तुम्हें। तुम्हारी किस्मत का दोष है तो मैं क्या करूं? किस्मत का दोष नहीं है, आप पाखंडी हैं, फ्रॉड हैं आप। अंधा विश्वास किया, अपना सब कुछ बेचकर आपकी विधि पे लगा दिया, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी, आप पे भरोसा करके मैंने उसका इलाज डॉक्टर से नहीं करवाया। हत्यारे हैं आप मेरी पत्नी। मैंने कहा तो तुम्हें कि डॉक्टर के पास मत जाओ करके। मेरी विधि के साथ डॉक्टर से इलाज करवाते तो शायद तुम्हारी पत्नी बच जाती। अब तुम्हारी लापरवाही का दोष मुझे मत दो। निकल जाओ यहां से, जाओ।
ज्योतिष? हाँ सर, पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला और खबरियों से ज्योतिष वाली कुंडली बाहर निकली। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली? सर क्योंकि गोपाल कोई बहुत ज्यादा फेमस ज्योतिष नहीं थे। उस आदमी का कुछ पता चला जो गोपाल से लड़के गया था? रजत पांडे नाम है सर उसका, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कहीं इस ज्योतिषगिरी के चक्कर में तो पूजा और गोपाल का मर्डर नहीं हुआ? साक्षी, क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? शांत हो जा, शांत हो जा। मैं तुझे ना अपने साथ लेके जाने के लिए आई हूँ। मैंने तेरे लिए एक फैमिली देखी है और वहाँ पे तेरा बहुत अच्छा इंतजाम हो गया है। मैं तुझे वहाँ मिलने भी आया करूंगी। नहीं छोटी माँ, मुझे आपके साथ रहना है। साक्षी, हम साथ में नहीं रह सकते, हम दोनों के लिए सेफ नहीं है साथ में रहना। हाँ, अभी फिलहाल तू मेरे साथ चल, जल्दी जल्दी चल। देख, मैंने मेरा वादा पूरा किया, तेरी और साक्षी दोनों की मदद की। अब तू तेरा वादा पूरा कर। मैंने एक घर देखा है, छोटा है लेकिन तुझे पसंद आ जाएगा। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मेरे जख्म अब तक पूरी तरह से भरे नहीं है। वो होती मैं खुद तुम्हारे पास चली आऊंगी। धोखा तो नहीं दे रहे हो ना मुझे? धोखा देकर कहाँ जाऊंगी मैं? छिपने के लिए जगह भी तो नहीं है मेरे पास। केस रजिस्टर हो गया है, कल कोर्ट में पेशी है। सर गोपाल ने ज्योतिष का काम अपने गुरु जागेश्वर से सीखा था और ऐसा कहते हैं कि उनके पास कोई जादुई पेटी थी जिससे उनको शक्तियां भी मिलती थी। क्या बकवास है ये? आज के दौर में जादुई शक्तियां, जादुई पेटी, इन सब बातों पे कौन भरोसा करता है? सर और एक बात पता चली है, इस गोपाल ने वो जादुई पेटी अपने गुरु जागेश्वर से हथिया ली थी, जिसके बाद जागेश्वर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। इसलिए जागेश्वर के शिष्य गोपाल से काफी नाराज भी थे। कहीं ये सारे मर्डर उस जादुई पेटी के लिए तो नहीं हुए? क्योंकि इंसान अपनी किस्मत, अपना भाग्य जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। सर हो सकता है कि कोई रंजिश या जलन हो जो अंदर ही अंदर हो, बाहर ना आई हो। पूजा की कलाई पर काजल से एक लाइन और गोपाल की कलाई पर काजल से 2 लाइनें। कितना अजीब है। मैंने अपने 25 साल के करियर में आज तक ऐसा नहीं देखा। मुझे यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचनी है, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना है। हमें जादू की पेटी देखनी है। सर वो पेटी इसमें ही थी और चाबी भी मेरे पास ही रहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। क्या था उस जादू की पेटी में? और करते क्या थे उस जादू की पेटी के साथ? करते क्या थे उस जादू की पेटी के साथ? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता वो क्या करते थे। छोटी माँ, मुझे उस घर में नहीं रहना, मुझे वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ रहना है। साक्षी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी हो गई है और हर्ष को मेरे पास के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप उन्हें बता दीजिए ना छोटी माँ, वो तो अच्छे इंसान है, वो हमारी बात भी समझेंगे। कैसे बताऊंगी? क्या बताऊंगी? क्या किया है मैंने? सर मैंने हर्ष के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, कुछ नहीं मिला। सर उस जादुई पेटी में जो कुछ भी था, या तो उसे हर्ष ने गायब किया और अब नाटक कर रहा है, या तो उसमें जो भी था वो अपने आप ही गायब हो गया। लेकिन हर्ष तो जेन्युइनली शॉक्ड लग रहा था। गोपाल के जाने के बाद वो सारा सामान उसी का तो था, वो खुद क्यों गायब करेगा? आखिर उस पेटी में ऐसा था क्या? कोई चीज खुद ब खुद कैसे गायब हो सकती है? धोखे से मेरी जमीन हड़प रहे थे, इसलिए धमकाया, और मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। तो मिल गई तुमको तुम्हारी जमीन? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। तुम एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के सामने क्राइम करने का हिंट दे रहे हो। एक मिनट, मैंने कब बोला कि मैं क्राइम करूंगा? मैं तो बस बोलूंगा और वो मान जाएंगे। क्यों, तुम्हारे पास कोई जादुई चीज है क्या?
जो मन परिवर्तन करती है। आपको क्या लगता है मैंने हर्ष से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी और बाप को मारा है? नहीं ना। आप अपनी तफ्तीश कीजिए ना। ये मैं चलूं? मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। सर पूजा के बारे में और कुछ पता नहीं चला, बस एक आदमी का नाम सामने आया, सतीश, जो कि पूजा को कभी कभी मिलने आता था। उसके बारे में कुछ और पता चला? नहीं सर, पर खबियों को काम पर लगा दिया। गुड। सॉरी कामत जी, मैं नहीं आ सकता। आप एक काम करो, आप रजिस्ट्रेशन करा लो, मैं अपने ऑफिस से एक बंदा भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। हर्ष यहीं कहीं बैठा होगा। मेन गेट पर तुम ड्यूटी पर थे? जी सर। हो सकता है किलर वहां बैल्कनी से आया हो। नाइक, मुझे इस बैल्कनी के बाहर वाली गली और उससे जुड़ी हर गली के सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए। जी सर। इसकी बॉडी पर कोई खास निशान नहीं दिख रहा है। नाइक, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को खास इंस्ट्रक्शन दो कि अगर पोस्टमार्टम के दौरान उसे कोई भी मार्क दिखे तो हमें इन्फॉर्म करें। जी सर। पूजा सतीश के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि इसकी क्या स्टोरी है। जागेश्वर का शिष्य गोपाल, और गोपाल के बॉक्स से भी हमें कोई क्लू नहीं। हर्ष और दानिश को लिंक करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नाइक, मर्डर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और वो हमारी नाक के नीचे एक और मर्डर करके चला गया। कहीं ये कातिल हमें चैलेंज तो नहीं कर रहा है? सर मैंने जागेश्वर के शिष्यों से बात की, उनका कहना था कि गोपाल फ्रॉड था। और गोपाल के शिष्यों का क्या कहना है? सर वो लोग तो अब भी गोपाल को शक्तिशाली मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि गोपाल के पास भगवान का वरदान है। बहुत अच्छे इंसान थे, अपनी शक्तियों से मानव जाति का कल्याण कर रहे थे। ये जिसने भी क्या होगा ना साहब, वो नर्क में जाएगा। सर गोपाल जी जो कर सकते थे ना, वो कोई और नहीं कर सकता था। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे वो मुझे पैसों की जरूरत थी और साक्षी का भी कॉल आया था। सुना है पुलिस गई थी घर पे। क्या? साक्षी ने कुछ कहा तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन बच्ची है, अगर पुलिस ने दबाव डाला ना तो वो खोल सकती है। उसको वहां से हटाना पड़ेगा पहले। अच्छा एक काम करो, ये लो 8,000 रुपए, कल आना, कल और दूंगी, और साक्षी को भी लेके आना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। पूजा छोड़ दो उस हर्ष और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें और साक्षी को दोनों को खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ पूजा, प्लीज प्लीज छोड़ो। खुशबू, रात भर कहाँ थे तुम? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब होता है? तेरा हुलिया देखो क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। खुशबू, पता नहीं मतलब पता नहीं। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। खुशबू बस 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 बस, बस रो मत। ये लो 60,000 से 1 रुपया कम नहीं। तो साले अपने पास रख के अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल लेता? छोड़ने तो तुझे भस्म कर दूंगा। भस्म करेगा? तू थाने चल, तेरी सारी विद्या कुंडली वहीं निकालता हूँ। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। सर मुझे लगा जोशी जी रहे नहीं तो ये जादू की पेटी हर्ष की किस काम की, इसलिए मैंने चुरा लेते सर। लेकिन वो जादू की पेटी से करता क्या था?
सर वो ऐसे कपूर हाथ में जला के ऐसे ऐसे करके मुंह में डालता था और फिर मुंह से ना एक सिक्का निकलता था। अब वो देखकर भविष्य बताता था। रजत कह रहा था कि गोपाल जलते हुए कपूर को इस हाथ से इस हाथ में लेके मुंह में डालता है और फिर मुंह से सिक्का निकालता है। नायक, एक काम करो, एक कपूर की डिब्बी और एक मैच बॉक्स लेकर आओ। अब ठीक तो ये कपूर तो मुंह में जाके बुझ गया। हमारी जबान गीली होती है और जलता हुआ कपूर जैसे ही हमारी गीली जबान पर लगता है वो बुझ जाता है। आई एम श्योर गोपाल भी ऐसा ही कुछ करता होगा। वो मुंह में सिक्का पहले से ही रखता होगा और कपूर बुझने के बाद वो मुंह में से सिक्का निकाल के लोगों को बेवकूफ बनाता होगा। मुझे नहीं लगता इस रजत का इन मर्डर से कुछ लेना देना है। फिर भी इसे कस्टडी में रखो और इसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो। कुछ और मिला? सर मैं सारे विक्टिम के बैकग्राउंड को चेक कर रहा था, उनके लाइफ के छोटे मोटे मसलों को टटोल रहा था, तभी मेरे हाथ एक इन्फॉर्मेशन लगी। क्या? सर ये हर्ष फरहान नाम के किसी आदमी को पैसे ट्रांसफर करता था ऑनलाइन और कई बार किए थे उसने। मुझे डाउट हुआ तो मैंने फरहान के बारे में पता लगाया। सर ये इलीगल धतूरों का बिजनेस करता है और कॉन्डोनियम पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा भी था। पूछताछ हर्ष तक भी गई थी। लेकिन इस धतूरे के बिजनेस से हमारे केस का क्या लेना देना है? सर ये हर्ष फरहान से तालेगांव में धतूरा मंगवाता था और पिछले साल जमीन को लेकर हर्ष का झगड़ा भी हुआ था वहां पर। सर उसने वो जमीन बाद में किसी कामत को बेच दी थी और रजिस्ट्रेशन वाले दिन ही हर्ष की हत्या भी हो गई थी। ये हैं उसके पेपर्स और ये जमीन किसी मनोहर पुरोहित से खरीदी गई थी। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने मनोज को काम पर लगा दिया। चुड़ैल? हाँ साहब, जिस गांव में हर्ष फरहान से धतूरा मंगाता था ये औरत उसी गांव में रहती थी। खुशबू देसाई नाम है इसका। सर ये चुड़ैल, गोपाल, ज्योतिष, कहीं इनका कनेक्शन आपस में तो नहीं है? सर सबसे बड़ी टिप तो ये है कि खुशबू देसाई के नाम पे 2 मर्डर केस रजिस्टर्ड है अपने जेपी नगर पुलिस स्टेशन में। एक मिनट। हाँ मुन्ना बोल। ठीक है सर, मैंने मुन्ना खबरी को पूजा का बैकग्राउंड चेक करने के लिए लगाया था तो पता चला कि पूजा इंदौर से भाग कर आई थी अपने पति का मर्डर करके और यहाँ के एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और यहीं पर वो हर्ष से भी मिली थी और उसकी एक बेटी है साक्षी जो कि इस वक्त पणजी में एक फैमिली के साथ रह रही है। छोटी माँ को उस सतीश ने मारा होगा। बेटा सतीश के बारे में और क्या जानते हो आप? साक्षी बेटा आपके पापा को आपकी छोटी माँ ने मारा था क्या? बोला था ना दोबारा नजर मत आना नहीं तो जिंदा जला दूंगा। बोला था ना। सर हमारे पास टिप तो थे लेकिन सबूत नहीं था कि हर्षी फरहान से धतूरा खरीदता है। उसका एक फर्टिलाइजर का बिजनेस भी है जिसकी आड़ में ये सब धंधा चलता है। ये मनोहर पुरोहित कौन है जिसके साथ हर्ष का लैंड डिस्प्यूट था? सर ये मनोहर पुरोहित 2 साल पहले मर चुका है और उसके बाद उनकी वो जमीन उनकी बेटी खुशबू देसाई की हो गई। वही खुशबू देसाई जिसे यहाँ लोग चुड़ैल कहते हैं? हालांकि हमें इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया कि जब लॉकअप में ताला लगा हुआ था तो खुशबू ने कांस्टेबल को मारा कैसे। उसके बाद हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एक डेथ और हुई थी, खुशबू के हस्बैंड प्रकाश की एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी बिजनेस पार्टनर प्रियंका की। और हमें भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके कि खुशबू ने प्रियंका का मर्डर किया था और खुशबू को भी कुछ याद नहीं था। उसके बाद उसे जेल नहीं भेजा गया बल्कि मेंटल असाइलम भेजा गया और उसे 6 महीने के बाद वहां से रिहा कर दिया गया। खुशबू के हस्बैंड प्रकाश का कहना था कि जेल से आने के बाद खुशबू बहुत ही चुपचाप रहती है। हाँ सर, खुशबू का हस्बैंड इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और हमें भी कोई फाउल प्ले नहीं मिला। खुशबू को चुड़ैल क्यों कहा जाता था? क्या इन मर्डर्स के अलावा कुछ और भी था? आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे देश में दिमागी बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता है। लोग यही कहते हैं कि उन पर किसी जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैल का साया है और इसीलिए उनका प्रॉपर इलाज नहीं होता और इलाज के नाम पर उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। ये केस तो बहुत ही पेचीदा है। क्या खुशबू के मर्डर केस का पूजा के मर्डर केस के साथ कोई कनेक्शन है? नायक, तुम एक काम करो, तुम खुशबू के पति प्रकाश से जाके बात करो। उससे बात करके शायद इस केस पर चढ़ी धुंध छट सके। आइए सर। सर ये घर खुशबू देसाई का है। और ये सतीश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, खबरी लगे हुए हैं। नेटवर्क बढ़ाओ मनोहर, ये सतीश मुझे जल्द से जल्द चाहिए। यस सर।
गोपाल जी जो कर सकते थे ना वो कोई और नहीं कर सकता था। शायद इसी से किसी को प्रॉब्लम होगा। ये सब बोल, कैसे किया तूने ये सब बोल? बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर में चुपके से घुसा था और उसकी ग्रीन टी में मैंने ठुकरा मिला दिया था और वो ऐसे ही निकल पड़ती थी। मैं उसके कान में बोलता था कि वो खूनी है, उसने मर्डर किया है, वो चुड़ैल है और उसको यकीन हो जाता था। हर्ष को जमीन चाहिए थी जो मेरी बीवी खुशबू के नाम पे थी। खुशबू उसे जमीन बेचना नहीं चाहती थी, इसलिए हर्ष ने पहले मेरी बीवी को चुड़ैल करार दिया और फिर उसे जान से मार दिया। उससे बदला लेने के लिए मैंने उससे, उसकी बीवी को, उसके बाप को, उन तीनों को जान से मार दिया। उसके पूरे वंश को खत्म कर दिया मैंने। तुमने बदला लेने के लिए कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इससे खुशबू वापस आ जाएगी क्या? तुम में और हर्ष में कोई फर्क नहीं रह गया। अंधविश्वास एक ऐसा वायरस है जो सदियों से हमारे देश में पनपा है, जिसकी चपेट में आने वाली कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। समाज में कुछ लोग अपने नापाक इरादों में कामयाब होने के लिए लोगों के खौफ का फायदा उठाते हैं और गोपाल जैसे धूर्त और पाखंडी बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को लूटते हैं। इसमें दोष सिर्फ गोपाल जैसों का ही नहीं, उन लोगों का भी है जो अपनी सूझबूझ खोकर ऐसे ढोंगियों पर भरोसा करते हैं। जब ज्ञान के सूरज का उदय होता है तो अज्ञान के अंधेरे का अस्त होता है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। अरे तू पैसे की चिंता क्यों करती है? हम कल ही तेरे लिए नई यूनिफॉर्म ले लेंगे। ऐसी फटी हुई यूनिफॉर्म पहन के स्कूल थोड़ी जाएगी। नानी आप चिंता मत करिए, ये यूनिफॉर्म सही है। क्या कर रहा है सब तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पैसे किधर है? मुझे पैसे चाहिए अभी क्या अभी। नानी, मामा ठीक कह रहे थे। मैं सबकी जिंदगी में सिर्फ दुख लाती हूँ और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए दूर जा रही हूँ। हमेशा के लिए आप लोग खुश रहना। गुस्से में उठाया गया कोई भी कदम हमें अक्सर तबाही की ओर ले जाता है। गुस्सा न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, बल्कि खुद के जीवन में भी जिंदगी भर का जहर घोल देता है। हम सब के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हमारी सोच पर हमारा नियंत्रण ये तय करता है कि हम किस राह को चुनते हैं। इस नए अध्याय में हम देश के अलग अलग शहरों और गांवों से ऐसे हैरतअंगेज केसेस देखेंगे जिसमें दिल दहला देने वाले जुर्म हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी एक इंसान ने अपनी समझ और आचरण पर नियंत्रण नहीं रखा। आज का ये केस एक असंभव पहेली बनकर पुलिस के सामने आया था, जिसमें जुर्म और मुजरिम दोनों ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। वाह, ये मेरे लिए? नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ।
628 साल पुरानी बात है। मांडवी के घने जंगलों में एक शक्तिशाली मायावी रहता था, जिसकी एकमात्र बेटी थी जिसका नाम था कल्की। कल्की के नैन नक्श एकदम बदसूरत थे, एकदम। लोग अक्सर उसे देखकर डर जाते थे, कुछ तो उसे डायन का रूप मानते थे। कल्की अक्सर अपनी परछाई से बात करती थी। कल्की को ऐसा लगता था कि एकमात्र परछाई ही उसकी दोस्त है। एक बार मांडवी के राजकुमार सूर्यदीप अपनी मंगेतर प्रियमोदा के साथ जंगल की सैर पर निकले। अचानक कुछ लुटेरों ने उन पे हमला कर दिया। बहुत जद्दोजहद हुई राजकुमार में, बहुत। जिसमें रानी प्रियमोदा की मृत्यु हो गई। जान तो राजकुमार सूर्यदीप की भी जाने वाली थी, लेकिन कल्की ने उनकी जान को बचा लिया और कल्की राजकुमार को अपने घर ले आई। कल्की ने राजकुमार सूर्यदीप की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। पहली बार कल्की को अपनी सूरत पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल्की को राजकुमार सूर्यदीप से प्यार हो गया था। कल्की के पिता मायावी ने अपने जीवन भर की तपस्या अपनी बेटी कल्की पर न्यौछावर कर दिया और कल्की को प्रियमवदा का रूप दे दिया। कल्की की परछाई कल्की से एकदम नाखुश थी, एकदम नाखुश। और क्या हुआ? क्या आप भी फिर से कल्की की कहानी लेकर बैठ गए? ये क्या नया शौक चढ़ा है आपको? डेली एक ही कहानी लेकर बैठ जाते हैं। होटल जाने में देरी नहीं हो रही? जा रहा हूं। और चंदन जगन, तुम दोनों, तुम्हारे सारे काम खत्म हो गए, आराम से बैठ के कहानी सुन रहे हो। चलो जाओ। जी मैडम, जा रहे हैं। और आप भी उठिए, गीजर ऑन कर दिया मैंने। चलिए चलो, लीजिए। ओह, थैंक यू। आज मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कार्तिक, नमित का कॉल आया था, वो आज लद्दाख ट्रिप से वापस आ रहा है। तो फाइनली उसको फुर्सत मिल गई। कोविड और लॉकडाउन के चक्कर में होटल का धंधा आधे से कम हो गया था। अभी जब धंधा स्टार्ट हुआ था तो वो दोस्तों के साथ ट्रिप पे निकल गया, वो भी होटल के अकाउंट से पैसे लेकर। कार्तिक, इतना भी क्या? भतीजा है आपका। आज तुम नहीं समझोगी, पिछली बार भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसकी लापरवाही बढ़ती जा रही है। अच्छा, आप रहने दीजिए। अदिति, तुम बीच में मत बोलो, ये मैं हैंडल कर लूंगा। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ, मैं तुमको लाइव लोकेशन भेजता हूँ। जादव जी, पिछले 4 महीने से आपके पास से मंगाया हुआ राशन खराब निकल रहा है। आटा, दाल, चावल सब में कीड़ा लगा हुआ है। आपकी वजह से मुझे बाहर से सामान मंगवाना पड़ा और उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, समझे आप? पैसे नहीं मिलेंगे? कैसे नहीं मिलेंगे? राशन बिल्कुल ठीक था, आपने ठीक से रखा ही नहीं होगा। और फिर मैंने नमित को ऊपर के पैसे भी तो दिए थे, उसका क्या हुआ? आप क्या हो रहा है? किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? मैंने नमित को 5 लाख रुपए दिए थे। उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि इस होटल में आगे का पूरा राशन का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ही रहेगा। नमित कौन होता डील करने वाला? होटल मेरा है और मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ। निकलो यहाँ से। मेरी 5 लाख का क्या होगा? होटल एसोसिएशन की मीटिंग में बताऊंगा सबको कि तुम कैसे एम्प्लॉय को घूस देके अपना काम निकलवाते हो। फिर देखता हूँ कौन करता है डील तुम्हारे साथ। नमित वापस आया तो बोलना आके मिले मुझे, और तुम मेरे केबिन में आओ। काजल, ये फाइल अच्छे से पढ़ लो। आज से नमित का पूरा काम तुम संभालोगी और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। बिल्कुल नहीं कार्तिक। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूँ। अब हमें साथ रहने के और भी ज्यादा मौके मिल जाएंगे। What? काजल, तुम गलत समझ रही हो। पहले भी तो हम साथ में कितना खुश थे। देखो काजल, पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं। अब मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। पर कार्तिक, आई स्टिल लव यू। काजल, प्लीज यू कैन गो नाउ। हाँ, बस निकल रहा हूं मैं। ट्रैफिक नहीं हुआ तो 20-25 मिनट पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है,
मैं डिनर गर्म कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, लाइव लोकेशन भेजता हूँ मैं तुमको। चाची क्या हुआ? नमित तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कल रात से कॉल कर रही हूँ, कितने मैसेज किए तुम्हें, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? वो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। कुछ पता चला चाचू का कहाँ है? पुलिस कह रही है कि वेट करो। चाची पुलिस की तहकीकात तो 24 घंटे के बाद शुरू होगी। अब उनका लास्ट लोकेशन क्या था? अशोक रोड क्रॉस कर रहे थे। आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, आओ। रुको रुको रुको, कार्तिक! क्या हुआ? फोन बंद है। कार्तिक! चाचू! कार्तिक! चाचू! कार्तिक! विक्टिम का नाम कार्तिक महाजन, महाजन होटल का मालिक। कल रात से गायब था। ये रोज अपने घर से निकलते वक्त अपनी लाइव लोकेशन अपनी वाइफ के साथ शेयर करता था। कल इसकी लाइव लोकेशन यहीं ऑफ हुई। रोज लाइव लोकेशन वाइफ को शेयर करता था? क्यों? कुछ मिला? शर्मा, देखो तो क्या है। NH इलायची, लगता है रिसेंटली किसी ने खाकर फेंका है। धूल मिट्टी नहीं है इस पर। शर्मा एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को भेजो, केस से रिलेटेड सबूत हो सकता है। वाह, ये मेरे लिए? खास तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने। इसकी क्या जरूरत थी? तुम ऑलरेडी मुझे कितनी गिफ्ट्स देते रहते हो। अरे मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। बाय द वे तुम्हारे ऊपर ये बहुत अच्छी लगेगी। देखो, ऐ शाबाश, देखो। थैंक यू कार्तिक, आई लव यू। अरे अर्चित, कब तक सोएगा रे तू? चल जल्दी उठ, तुझे मिश्रा जी से मिलने जाना था ना। कितना मुश्किल से तेरा नौकरी का बात किया, अब उठ भी, जल्दी जा। क्यों दिमाग खराब कर रही है बुढ़िया? जा सोने दे। और तेरी वो 2 टके की छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी मुझे। कुछ बड़ा करने वाला हूँ मैं। सुबह सुबह दिमाग खराब करती है बुढ़िया। अरे जिया, तू आ गई। चल मैं तेरे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। नानी, आप रोइए मत। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं सब संभालूंगी। आप चिंता मत करिए। काकी, ध्यान कहाँ है आपका? मैं बस वो जिया के बारे में सोच रही थी। कहाँ ढूंढूं उसे? पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। शायद पुलिस को जो लग रहा है कि जिया खुद से कहीं गई है, वो सही है। उसने खत भी तो लिखा था ना। पर बच्ची है, कहीं भी है तो ढूंढना तो होगा ना। हिम्मत रखिए काकी। अरे वो मेरी चाय बन गई? जिया का अब तक कुछ पता चला? नहीं, अब मैं चाय गर्म करके लाती हूँ। मिल जाएगी काकी। हाँ मैं भी, हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ।
भानु सिंह। 2 महीने पहले तक दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर यहाँ आया करते थे। उस दिन जब कार्तिक यहाँ से गया तो उसका मूड कैसा था? नॉर्मली था मैम। हाँ, सुबह वो राशन वाले वेंडर के साथ थोड़ी नोकझोंक हुई थी। होटल एसोसिएशन की मीटिंग में बताऊंगा सबको कि तुम कैसे एम्प्लॉय को घूस दे के अपना काम निकलवाते हो। तो थोड़े अपसेट थे। उसके बाद नमित सर का वेट कर रहे थे पर वो आए नहीं, इसलिए थोड़ा सा नाराज थे। बट उसके बाद नॉर्मल थे, कुछ अजीब नहीं लगा मुझे। हमें इस भानु सिंह से बात करनी होगी, शायद उसे कुछ पता। बड़ा अजीब है, 2 महीने बाद वो कार्तिक से मिलने आता है और उसी रात कार्तिक का मर्डर हो जाता है। सीधे सीधे बता तू पैसा लगाएगा या नहीं। भानु बात समझ, तेरा बिजनेस मॉडल किताबी बातों पे बेस्ड है। इस बिजनेस का ना कोई रिसर्च है और ना कोई एनालिसिस। ऐसे में मैं पैसे रिस्क में नहीं डाल सकता यार। विवेक ने सही कहा था, तेरे लिए दोस्त और दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। भानु पर्सनल मत हो, ये मेरे और विवेक के बीच की बात है। हाँ, लेकिन मुझे तभी सबक ले लेना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था कि तू कितना कमीना और धोखेबाज है। भानु जबान संभाल के बात कर। क्या बोल कर बोला मैंने? तेरे पैसे नहीं लगाऊंगा मैं पैसे। मुझे बोला था पैसे लगाने की। मेरी मर्जी है यार। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दोस्त होकर ऐसे हाथापाई कर रहे हैं? अभी मुझसे क्या पूछ रही हो? इससे पूछो ना कि कैसे और किस किस को धोखा दे रहा है। और वैसे भी कहानी सुनाने में माहिर है ये। हाँ, पूछ लो इससे। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं है। कूल। अरे माँ, आओ 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 आओ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे माँ, ये समझ ले तेरे बेटे को बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। लॉटरी? कैसी लॉटरी? अरे माँ, अब ये समझ ले कि तेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। अब खड़े खड़े सब कहानी सुनेगी क्या? मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिला दे। चल मैं फ्रेश हो जाता हूँ। बस यार, अब कोई कॉफी पिला दे। मैं नहीं बना रही हूँ। यार तुम्हारे किचन में मुझे समझ में नहीं आया। फ्रिज के अंदर दूध रखा है और ऊपर कॉफी रखी है, जाके बना लो। मैं नहीं बनाऊँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। विवेक, विवेक विवेक इतने साल पुरानी दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा तूने। विवेक, आई एम सॉरी भाई, तू गलत समझ रहा है। गेट आउट। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। विवेक देख, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ कुछ गलत हो जाएगा। निकल। विवेक ऐसा। विवेक जल्दी करो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। विवेक। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कार्तिक का मर्डर 15 तारीख की रात को 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में हुआ था। मर्डर वेपन? कोई तेज धार वाला ऑब्जेक्ट जैसे चाकू। उस वेंडर राधे का कुछ पता चला? उसके सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स चेक किए। वो मर्डर वाले दिन अपने किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड कर रहा था। कार्तिक का भतीजा नमित? उसका फोन 15 तारीख की रात से स्विच ऑफ था, जो सुबह 7 बजे के आसपास जाके स्विच ऑन हुआ। शर्मा, मुझे लगता है कि कार्तिक के भतीजे नमित की हिस्ट्री निकलवानी चाहिए। क्या उसके पास कोई ऐसा मोटिव है जो कार्तिक को नुकसान पहुंचा सके? भानु? उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है, घर पे ताला लगा हुआ है। उसके ऑफिस में पता किया लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। उसके माँ बाप? कोई नहीं, अकेला रहता है। वैसे पता चला है कि कार्तिक के 2 काफी करीबी दोस्त थे, विवेक और भानु। विवेक की वाइफ के साथ कार्तिक का अफेयर था, जो विवेक को 1 साल पहले पता चला और उसने दोस्ती तोड़ ली। इस विवेक के पास मोटिव है। लेकिन मैडम, 1 साल तक क्यों रुकेगा? वैसे बात हुई है उससे, वो मुंबई में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है अपनी वाइफ नैना के साथ। 1-2 दिन में आ जाएगा, तब बात करेगा। एक काम करते हैं, बाय द टाइम हम कार्तिक की बीवी अदिति से बात करते हैं। मुझे लगता है उसे पता होगा इस अफेयर के बारे में। अब आपके सामने पेश है राजकुमार सूर्यदीप और राजकुमारी प्रियंवदा। प्रियंवदा, तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ
जो तुम मुझे चाहती हो। राजकुमार सूर्यदीप, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। नहीं, ये सब एक धोखा है, ये सब एक झूठ है। ये सब एक झूठ है। ये है मेरा असली सच। कब तक ये सच मैं आप सबसे छुपाऊंगी? सत्य, असत्य, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, किस जीवन का मैं चयन करूं? शाबाश बेटा, तूने तो स्टेज पे कमाल कर दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि प्रेमदा लड़की नहीं लड़का। सच बाबा? हाँ बिल्कुल। चल चल चल, अब नाटक का आखिरी अंग बचा ना, तो जल्दी से कपड़े बदल ले, ठीक है? हाँ। ये सब धोखा है, ये तू नहीं है। कैसा धोखा? मुझे सब सच में पसंद है। तुझे पसंद है तेरे बाबा को? मुझे इस नए रंग में इतना भी मत रंग कि मैं भी तुझसे दूर हो जाऊं। यार मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। कार्तिक यार, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अदिति को कैसे बताऊं। तो एक काम करो, अदिति को सब कुछ सच सच जल्दी बता दो। हाँ बस निकल रहा हूं मैं निकलता हूं। मुझे पता था कि कार्तिक का नैना के साथ अफेयर था, लेकिन ये 1 साल पुरानी बात है। विवेक ने कार्तिक से सारे नाते तोड़ दिए थे और तुमने उसे माफ कर दिया। कार्तिक अपने किए पे बहुत पछता रहे थे, इसलिए मैंने भी सोचा कि अपनी शादी को एक और मौका देना चाहिए। मैं पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन हम दोनों कोशिश कर रहे थे। नैना के बाद कार्तिक का कोई और अफेयर वगैरह? जी मुझे नहीं पता, लेकिन कार्तिक पिछले 1 साल से अपनी लाइव लोकेशन मुझसे शेयर कर रहे थे, प्रूफ के तौर पे, ताकि वो जहां पर भी रहे मुझे पता हो और मैं उन पर कभी शक ना करूं। वो काफी बदल गए थे। बदल गए थे मतलब? बहुत आज़मक हो गए थे। हर सुबह बैठकर हम दोनों को कल्कि की कहानियां सुनाते रहे। कहाँ पढ़ी थी? कोई बुक, ब्लॉग? जी ये नहीं पता, लेकिन कार्तिक बहुत खुश थे। जिस दिन कार्तिक की डेथ हुई, I mean 15 अप्रैल को, रात 9:30 से 11 के बीच में आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर थी, कार्तिक का इंतजार कर रही थी। काफी टाइम तक जब कार्तिक नहीं आए तो मैंने उन्हें कॉल किया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। फिर करीब 11:45 के आसपास मैं पुलिस स्टेशन गई थी। मेरे घर के एंट्रेंस में सीसीटीवी कैमरा है, आप चाहे तो चेक कर सकती हैं, या फिर आप चंदन से भी पूछ सकती हैं। बॉडी को तुरंत भेजो पोस्टमार्टम के लिए, और इस एरिया को अच्छे से छानबीन करो। सर, बच्चे के डेड बॉडी के पास ये काली मोती भी मिले हैं। किलर के हो सकते हैं, जिया को मारते समय छीना झपटी में गिर गए होंगे। उसमें कोई मार्किंग या लोगो हो सकता है। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। ताकि पता चले कि किस बनाने वाले का है या दुकानदार का है। जी सर। जिया मेरी बच्ची, जिया, ये क्या हो गया जिया, जिया, ये क्या हो गया? क्या मतलब है नाटक नहीं करो?
बाबा मुझे लड़कियों के कपड़े नहीं पहनना, सब लोग छिड़ाएंगे मुझे। बेटा तू सबसे सुंदर प्रेमवदा है, तुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। बाबा मैं सूर्यदीप बन जाऊं? नहीं, तू प्रेमवदा ही बनेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। जल्दी बाहर आ जा। खाना ऑर्डर किया है, खा लो। मुझे भूख नहीं है नमित। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सच बताओ, क्या कार्तिक को तुमने? क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? जिस रात उनका मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? अगर उस मासूम बच्ची को हम पहले ही अडॉप्ट कर लेते तो ये सब कभी नहीं होता। जी हाँ, हमारे साथ हो। मैडम, कार्तिक का भतीजा नमित, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। ये एक हैबिचुअल जुआरी है, सट्टेबाजी, जुआ ये उसकी कमजोरी है। उसके ऊपर काफी उधारी भी है। हर थर्सडे को वो एक इलीगल बैटिंग पार्लर में जाता है जो विजयनगर में। ये अशोक रोड वाले जंगल के बगल में है ना, जहाँ से हमें कार्तिक की डेड बॉडी मिली थी? राइट मैडम। 15 अप्रैल को जिस दिन कार्तिक की मौत हुई उस दिन भी थर्सडे था, यानी कि हादसे के वक्त नमित उसी एरिया में था, राइट? हाँ, पप्पू ने बताया था कि उस दिन नमित बैटिंग पार्लर गया था। और एक बात मैडम, कि नमित को इलायची खाने का बहुत शौक है और उसका फेवरेट ब्रांड है NH इलायची। उठाओ साले को। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जिया की बॉडी के पास जो काले मोती मिले थे उस पर जीजे का लोगो मिला। जी सर, ज्ञानी ज्वेलर्स। उसके ऑनर से बात करो और पता लगाओ कि वो काले मोती किसने खरीदे थे। सिर्फ एक और इन्फॉर्मेशन है जिया के मामा अर्चित के बारे में। हाँ? मैम आप मुझे मार क्यों रहे हैं मैम? और हम क्यों मारेंगे अपने चाचू को? क्योंकि तेरे ऊपर लाखों का कर्ज है और तेरी बेटिंग की लत के बारे में मालूम है हमें। मैम आपको ये भी पता होगा कि जिस दिन चाचू का मर्डर हुआ था हम बैटिंग कर रहे थे। 11:30 बजे पहुंचा था तू साले, और कार्तिक का मर्डर 9:30 से 11 के बीच में हुआ था। बंसल चेयर दे। बैठ बैठ बंसल, ले इलायची तेरा फेवरेट है ना? कार्तिक की डेड बॉडी के पास हमें यही ब्रांड मिला था। तो ही खाता है ना? तो ये है आपका सबूत? उम्र क्या है तेरी? 23 साल। तू 6 साल का रहा होगा तब से पुलिस की नौकरी करती है मैं। तोड़ो इसे, तब तक तोड़ो जब तक सच्चाई ना बोले। बस कीजिए साहब, मैंने बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है साहब। आज ही तेरे दोस्त को औरतों की तस्करी के रैकेट में अरेस्ट किया है। पिछले 2 हफ्ते से तुम दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही बातचीत चल रही थी और अचानक जिया गायब हो गई और तू अमीर हो गया। हाँ? कहीं तूने जिया को बेच तो नहीं दिया उसके हाथों? नहीं साहब, मैंने तो बस जिया की माँ के गहने बेचे थे। और अगर आपको सवाल करनी है ना तो उन लोग से कीजिएगा जो जिया को गोद लेना चाहते थे। हाथ धो के पीछे पड़े थे साहब मेरी माँ के, जिया को गोद लेने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हाँ हाँ बेटा, आई एम सो सॉरी। पापा है ना, पापा आपको होमवर्क करवा देंगे। पक्का पक्का संडे को मम्मा आपके और पापा के साथ गार्डन जाएंगे, प्रॉमिस। बाय बाय, लव यू। ओके परी, लव यू बेटा, बाय। बच्चे भी ना। मैडम ये फॉरेंसिक टीम को कार के मैट के नीचे से ज्वेलरी मिलती है। अदिति से बात हुई लेकिन ये उसका नहीं है। नहीं, अदिति की हो भी नहीं सकती क्योंकि वो बहुत फाइन ज्वेलरी पहनती है, डेलीगेट से पीसेस होते हैं। ये तो इसके लोगों से पता करवाते हैं। ये काले मोती गानी ज्वेलर्स के यहाँ से ही खरीदे गए थे। खरीदे किसने थे? कुछ पता चला? नहीं सर, बहुत कॉमन है। ज्वेलर से कहो हमें सारे रिकॉर्ड चेक करके बताए इमीडिएटली। राजन और मैं जिया को अडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन मालती काकी जिया के बगैर रह नहीं सकती थी तो उन्होंने मना कर दी। और इस गुस्से में आप लोगों ने जिया को मार दिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैं भोपाल में नया बिजनेस सेटअप करने वाला हूँ और शायद हमें वहीं शिफ्ट होना पड़े। और इसी के रहते हम लोगों ने काकी पे प्रेशर नहीं डाला। शर्मा, वो कहानी जो कार्तिक सबको सुनाता था, उस बुक का कुछ पता चला? नहीं मैडम, पर उस कहानी का हमारे किससे क्या लेना देना?
पता नहीं, मुझे लगता है कि हमें वो कहानी जाननी चाहिए। आखिर उसका अंत क्या था? पता करता हूँ मैडम। वैसे वो ब्रेसलेट जहां से लिया गया था उसका पता चल गया, ज्ञानी ज्वेलर्स। किसने खरीदा था? कार्तिक ने? यस मैडम, बिल उसी के नाम पे है और साथ ही एक मेंस ब्लैक पर्ल ब्रेसलेट भी लिया गया था। एक विमेंस ब्रेसलेट जो उसकी बीवी के लिए नहीं था, साथ में एक मेंस ब्रेसलेट भी। किसके लिए खरीदा होगा? और एक बात, शॉप के ओनर ने बताया कि उसे किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से भी फोन आया था इन्हीं काले मोतियों के बारे में पता करने के लिए। इंस्पेक्टर का नाम? बस कर यार, तुझे ऐसे स्माइल करते देख मुझे अजीब सा लग रहा है। वैसे भानु तुझे देख के अच्छा लगा? और बस सिर्फ ये देखना है इस बार अदिति भाभी को किसके लिए धोखा दे रहा है। तू भी नहीं यार। नैना, मुझे कार्तिक के बारे में एक ऐसी बात पता है जिसको सुनकर अदिति भाभी को दुख होगा, पर यह बात बाहर आना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे पुलिस को यह बात बतानी होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं फंसूंगा। अगर ये बात पुलिस को मालूम चली तो केस सॉल्व होने में मदद होगी। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन होकर घर ही आऊंगा। मैडम, मुझे तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। सिंह के केस में एक बच्ची का मर्डर होता है और हमारे केस में एक आदमी का। दोनों में बस एक ही बात कॉमन है कि दोनों का गला काट के उनकी हत्या की गई। और वो ब्रेसलेट और ब्लैक मोती जो एक ही ज्वेलरी शॉप से लिए गए, जबकि कार्तिक की रिसिप्ट में साफ साफ लिखा है कि उसने गोल्ड ब्रेसलेट के साथ साथ वो ब्लैक पर्ल मेंस ब्रेसलेट भी लिया था। बिल्कुल हो सकता है मैडम कि जो पल हमें जिया मर्डर केस के सीन पर मिला है वो उसी ब्रेसलेट का हो सकता है जो कार्तिक ने खरीदा था। एक बार ऐसे भी जिसने ज्ञानी ज्वेलर से थोक में ब्लैक पर्ल्स खरीदे थे और लोकल मार्केट में बेच दिए, उसके तो पुलिस भी नहीं मिलेगी। तो अगर हम लोकल मार्केट के आसपास के एरिया में पता लगाने की कोशिश करें तो? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम। मैडम, आज संडे है और 3 बजे आपको अपनी बेटी के साथ बाहर जाना। थैंक यू शर्मा, तुमने बचा लिया, वरना परी आज मुझे। हेलो, व्हाट? ठीक है, हम पहुंचते हैं। एक और मर्डर हुआ है। विवेक ने अपनी वाइफ नैना से लास्ट कहा था कि वो कार्तिक के मर्डर के बारे में पुलिस को कुछ बताना चाहता है। पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे मार दिया? लेकिन अब भी पुलिस के पास कातिल तक पहुंचने का कोई ठोस रास्ता नहीं था। कार्तिक के साथ वो औरत कौन थी? अगर वो सच में कार्तिक से प्यार करती थी तो वो अब तक सामने क्यों नहीं आई थी? इन मर्डर्स के पीछे का सच क्या था? क्या विवेक आखिरी विक्टिम था या और भी जुर्म होने बाकी थे? नैना, अपने पति के बारे में कुछ बता सकती हो? मैम, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बस थोड़ा अंधविश्वासी थे। जादू टोना, तंत्र विद्या, इन सब में विश्वास करते थे। कभी कभी तो उनकी अजीब हरकतें देखकर मुझे उनसे डर ही लग जाता था। क्या विवेक के पास कोई ब्लैक पर्ल की ब्रेसलेट थी? पता नहीं, मैंने कभी देखा तो नहीं। तुम्हारे और कार्तिक के बीच अफेयर खत्म हो चुका था? उस दिन के बाद ना मैं उससे कभी मिली और ना मैंने उससे कभी बात की। वह भी कितनी बड़ी बेवकूफ थी। कॉलेज के टाइम से उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे जानवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। जानवी के इंदौर वापस आने के बाद से ना उन लोगों में फिर से बातचीत शुरू हो गई थी। जानवी कौन है? You cheater! साले धोखेबाज कहीं के। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अचानक यूज करके ऐसे छोड़ दोगे और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूंगी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम अपने आप को समझते क्या हो कार्तिक? जानवी, आई एम सॉरी, मैं तुमको लाइक नहीं करता हूँ। अच्छा, तो साथ में मजाक कर रहा था क्या? हाँ? तो अभी याद आया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, मैं कार्तिक से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन 10 साल पहले। और मैम, अगर आप मेरी जगह होती तो शायद वही फील करती। जब आपको ये पता चलता कि जो 2 साल से आपका बॉयफ्रेंड है वो आपको नहीं, आपकी बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता है। बेस्ट फ्रेंड? यू मीन नैना? नहीं, नैना नहीं। नैना नहीं तो और कौन? अजय सिंह। व्हाट? तुम्हारा मतलब है कार्तिक लड़कों में भी इंटरेस्टेड था? उसने मुझे बताया था वो बाइसेक्सुअल था, लड़कों को भी पसंद करता था। क्या अदिति जानती थी कि कार्तिक लड़कों में भी इंटरेस्ट रखता है? हाँ मैम। आप ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है?
तुझे पुलिस ने छोड़ दिया? हाँ, उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। आपको पता है कि चाचू को लड़कों में इंटरेस्ट। खाना फ्रिज में रखा है, खा लेना। एक बात खटक रही है शर्मा, कार्तिक महाजन की जिंदगी में अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि वो खुश रहने लगा था, शांत हो गया था? आखिर क्या? कहानियां सुनाने के नए शौक के अलावा असली नाटक में परछाई का कोई जिक्र नहीं था। ये परछाई वाला एंगल इस नाटक में डाल के इसे नया रूप दिया गया। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे न सिर्फ ये नाटक मुंह ज़बानी याद हो, बल्कि सावेर में इस नाटक का पात्र भी रह चुका। यू मीन राइटर प्रकाश त्यागी का बेटा दिनेश? राइट मैडम। और जो कहानियां वो सुनाता था वो 14-15 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश के सांवेर जिले में कोई नाटक होता था, उसकी कहानी। हाँ मैडम, काफी फेमस नाटक है। मेरे कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर ने बताया कि कल्कि की कहानी राइटर प्रकाश त्यागी ने लिखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15 साल पहले उनका सीढ़ियों से गिरने की वजह से देहांत हो गया और इस वजह से ये नाटक अभी छपा नहीं। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जानता था आप मुझ तक जरूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू। दिनेश, आपने पुलिस को फोन करके बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? मैम, मैं अदिति को और परेशान नहीं करना चाहता था। क्या आप नहीं चाहते कि जिसने भी कार्तिक का मर्डर किया उसे सजा मिले? उससे क्या होगा मैम? कार्तिक वापस तो नहीं आ जाएगा। आपका ऐसे लड़कियों की गेटअप में रहना, I mean, कार्तिक को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? यही मेरा असल रूप है, मेरा सच है। मैं खुद को ऐसे ही देखता हूँ और पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके। आई लव यू दिनेश। तुम जैसे भी हो, मेरे लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो तुम। एक दूसरे में हमें जिंदगी मिल गई थी, जैसे सूर्यदीप और कल्कि। आप जानते हैं इस नाटक के बारे में? शुरू के 2 अंक, आखिरी में क्या हुआ? वही जो हर नाटक में होता है, दुख, विलाप और मौत। कल्कि ने सूर्यदीप को अपनी हकीकत बताने का तय किया और सूर्यदीप के सामने अपने असल रूप में आ गई। कल्कि का कुरूप देखकर सूर्यदीप ने कल्कि को जान से मार दिया। घायल कल्कि जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी कल्कि की परछाई उसके सामने प्रकट हुई। कल्कि को उसके असल रूप में देखकर उसकी परछाई उसमें समा गई। इस तरह कल्कि को दोनों मिल गए, उसकी परछाई भी और सूर्यदीप के साथ बिताए कुछ पलों की खुशी भी। जिस तरह कुछ खुशी के पल मुझे मिले कार्तिक के साथ। कार्तिक शादीशुदा था और पिछले 6 महीने से आपके साथ रिलेशनशिप में भी। ये बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई। आपको इस बात से कभी कोई आपत्ति नहीं हुई? I mean, इस तरह के रिश्ते और ये दोहरी जिंदगी बहुत ही घातक होते हैं। मैंने कार्तिक को नहीं मारा है। अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो प्लीज आप जा सकती हैं। 15 अप्रैल रात 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप कहाँ थे? नाट्य कला केंद्र में कन्वेंशन था। मैं पूरी शाम वहीं था। रात 12 बजे के बाद घर लौटा हूँ। आप चाहें तो वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर सकते हैं।
एक आखिरी सवाल दिनेश, आपने अपने पिता के नाटक में परछाई क्यों ऐड की? मैम, परछाई हर इंसान का दर्पण होता है। मेरी परछाई भी मेरा आईना है। मैं बस सबको यही बताना चाहता था। ओके ओके, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व द सम। बाय। मैडम, दिनेश सच बोल रहा था। कार्तिक के मर्डर के वक्त वो कन्वेंशन में ही था। कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना शर्मा? सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मैंने खुद चेक की है, वो वहीं था। पीएसआई शुक्ला को अपडेट कर दिया दिनेश के बारे में? कर दिया मैम, लेकिन जिया और दिनेश के बीच कोई लिंक नहीं है। मैम, भानु का फोन ऑन हुआ है, एक होटल में छिपा बैठा है। टीम निकल गई है उसे अरेस्ट करने। गुड। मैं अभी भी तेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं यार, वो बात नहीं। मैं बस तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। उस दिन कुछ ज्यादा ही झगड़ा कर लिया था। मेरी समझ में आ गया है कि मेरा प्रोजेक्ट फुल प्रूफ नहीं है। नहीं देख, तेरा कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन थोड़ा वर्क कर उस पर कभी आराम से बैठ के बात करेंगे, है ना? ठीक। अच्छा सुन, मुझे थोड़ा दिनेश से मिलना है, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत ज्यादा डर गया था। जो पहला होटल दिखा उसी में चेक इन कर लिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। आखिर कौन विश्वास करेगा मेरी बातों का? सही सोचा तूने। तेरी किसी कहानी पे हमें जरा सा भी भरोसा नहीं। तेरी सारी कहानी झूठी है। हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि कार्तिक के मर्डर के वक्त दिनेश कहीं और था। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो आदमी जिसने कार्तिक का गला काटा, उसका खून पिया, वो दिनेश ही था, कोई और नहीं था। मैं उससे पहले मिल चुका हूँ विवेक के साथ। मुझे तो लगता है कि विवेक को भी उसी ने मारा है। वो मुझे मार डालेगा। आप मुझे बचा लीजिए। चुप कर। कहानियां बनाना बंद कर। साला जिसे देखो एक नई कहानी बनाना शुरू कर देता है। शर्मा, इसे कस्टडी में रहने दो, उसका डीएनए करवाओ। हाँ मैडम, मुझे यही रहने दीजिए। मैं बाहर निकलूंगा वो मुझे मार देगा। मैं जेल में सेफ हूँ मैडम, मुझे यही रहने दीजिए प्लीज। मुझे यही रहने दीजिए। कि भानु खुद जेल में ही बने रहना चाहता है। अगर इसने मर्डर किया होता तो डेफिनेटली कन्फेस कर देता। मैडम, मैं बता रहा हूँ आपको, ये नाटक कर रहा है। दिनेश इजी टारगेट है। अगर हमारे पास वीडियो प्रूफ नहीं होता तो हम भी उसकी बातों में आ जाते हैं। बात तो सही कह रहे हो तुम। एक ही वक्त पे एक बंदा दो जगह तो नहीं हो सकता। परछाई हर इंसान का दर्पण होता है। मेरी परछाई भी मेरा आईना है। शर्मा, चल। आप लोग क्या? नहीं, आप ऐसे क्या ढूंढ रहे हैं आप? अभी पता चल जाएगा क्या ढूंढ रहे हैं। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। मैम प्लीज, सर आप प्लीज। इस नए रंग में इतना भी मत रंग कि मैं भी तुझसे दूर हो जाऊं। तो ये है तुम्हारी परछाई। लेके आओ दोनों को बाहर। मैंने ये ब्रेसलेट मिला है, इसे कबाड़ में छिपा के रखा है। इसे तो ढूंढ रहे थे हम लोग। ब्लैक पर्ल्स ब्रेसलेट। मितेश, पर ये ब्रेसलेट तो कार्तिक ने तुम्हें दिया था। पुलिस क्यों ढूंढ रही है? मितेश कार्तिक को जानता था? जी मैम, मितेश ने ही मुझे कार्तिक से मिलवाया था। मितेश कार्तिक का दोस्त है और उसका किलर है। ले चलो इसे। बोल तो रहा हूं नहीं निकलूंगा बाहर, और पकड़ा भी गया ना तो कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ मितेश, कब तक यहाँ छुपे रहोगे? यार दिनेश, ये ड्रग केस में ना गलत फंस गया मैं। यहाँ से बाहर निकलूंगा पुलिस पकड़ लेगी। देख, कुछ दिन की बात और है। जैसे पैसे इकट्ठा हो जाएगा ना, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। अब वैसे भी मेरे लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है।
मैं बाबा पार्शनाथ से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बलि देनी होगी। बाबा ने कहा कि मुझे 27 बालिग आदमी या औरतों की बलि देनी होगी। बालिग? तो तुमने जिया को क्यों मारा? नहीं 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 नहीं, बाबा ने कहा था 27 नर, अब वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने मारा। फिर तो तुम्हारा टारगेट पूरा हो गया था। फिर तुमने कार्तिक और विवेक को क्यों मारा? मैडम, मुझे ये नहीं पता था कि विवेक दोस्त है। तुम्हारे घर की टेबल पर उसकी फोटो है और तुम्हें पता नहीं था कि विवेक दोस्त है। जब मैंने मारा तो अंधेरा बहुत था, चेहरा दिखा नहीं। तुमने एक आदमी की जान ले ली और तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मैडम, आप बिल्कुल सही थी। सबकी लोकेशन डिटेल्स निकाल कर क्रॉस चेक किया तो 3 मैचेस निकले। जिस दिन विवेक का मर्डर हुआ था उस दिन मितेश के अलावा बाबा के आश्रम 2 और लोग भी मिलने गए थे। यू मीन हमारे पास सारे सबूत हैं? सीडीआर रिपोर्ट, लोकेशन डिटेल्स, सब में पक्का मैच है। बैकग्राउंड निकाला तो पता चला सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं और 10 महीने पहले ही अब बस ऑनलाइन बात होनी शुरू हुई। तो उठाओ सबको, सोचने के। कार्तिक बाबा पार्थनाथ का भक्त था। उसके कहने पे हमने बाबा को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। बाबा ने कहा कि 10 लाख लगेंगे और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बाबा ने मितेश के अंधविश्वास का इस्तेमाल करके नरबली के नाम पर उससे कार्तिक और विवेक का मर्डर करवाया। हाँ, ये पूरा प्लान मेरा था। हमारी 6 साल की शादी में झूठ, धोखा, अफेयर और चीटिंग के अलावा कार्तिक ने मुझे दिया क्या? एक मैं ही थी जो अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही थी। ना सेटिस्फेक्शन दे पाया और ना ही बच्चा। फिर मुझे पता चला कि उसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। कार्तिक ने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया, लेकिन कार्तिक से बदला लेने के चक्कर में तुमने जो किया वो हैवानियत की हद है। मेरी पहचान, मेरा पहनावा, मितेश जिसे तुम बीमारी समझते हो, इसी पहनावे का इस्तेमाल तुमने भी किया है अपने घटिया मंसूबों को अंजाम देने के लिए। पूरी दुनिया, कानून सब मुझे अपना चुके हैं, एक तुम ही हो जो मुझे अपना नहीं पाए। मितेश, बीमार मैं नहीं हूं, तुम हो बीमार। काफी लंबी तफ्तीश के बाद बाबा पार्थनाथ की चौंका देने वाली सच्चाई सामने आ चुकी थी। अदिति और राजन की तरह और भी लोगों से उनकी जिंदगी का कांटा हटाने के नाम पर पैसे लेते थे और मितेश से नरबली के नाम पर ये खून करवाते थे। ऐसे केसेस के बारे में सुन के लगता है कि लोगों ने तकनीकी उपलब्धियों को तो अपना लिया है, लेकिन कहीं न कहीं पुरानी सोच के दायरे के पार नहीं देख पा रहे हैं। ये बात समझनी और दूसरों को समझानी होगी कि हर इंसान को उसके मन मुताबिक जिंदगी जीने का पूरा हक है। ये बदलाव प्रगति की ओर सच्चा कदम होगा। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।